नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 1920 के दशक में क्रांतिकारी गतिविधियां किस तरह से हुआ, फिर किस तरह से द्वितीय चरण की क्रांतिकारी राष्ट्रवाद आंदोलन की शुरुआत हुआ। देखिए, जो प्रथम चरण का क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन है ये 1910 से लेकर के 1920 ईस्वी के बीच, जब स्वदेशी आंदोलन क्या हो गया कि समाप्त हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब दो हिस्से में बट गया था तो उसके बाद शुरू हुआ था। इसी तरीके से 1920 के दशक में भी राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके वजह से फिर से क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन क्या होता है, मजबूत होता है और एक बार फिर से क्रांतिकारी घटनाएं भारत के अंदर देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि फिर से क्यों क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, किन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया और किस तरह की घटनाएं इस दौरान हुई, इन सब चीजों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि द्वितीय चरण की जो ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ 1920 के दशक में, इसके पीछे कारण क्या था। तो अगर हम कारण में देखें कि इसके पीछे की कारण क्या था, तो सबसे पहला जो कारण आता है वो है असहयोग आंदोलन का वापस लेना। असहयोग आंदोलन का वापस लेना। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो शुरुआत 1920 के दशक में हुआ, इसके पीछे जो फैक्टर सबसे ज्यादा प्रमुख था वो था असहयोग आंदोलन का वापस लेना। देखिए, जो असहयोग आंदोलन था सही मायने में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन तो था ही, साथ में भारत के लगभग सभी वर्गों के लोगों ने इसमें भाग लिया था, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, विद्यार्थी, उसके बाद अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग सामाजिक आधार वाले लोग, सब ने इसमें भाग लिया था। पर जब अचानक से आंदोलन को वापस ले लिया गया तो जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए थे उसके अंदर एक असंतोष की भावना उत्पन्न होता है। उसका क्या होता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व पर मोह भंग की शुरुआत हो जाता है। इसके वजह से खास करके युवा बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि इस आंदोलन में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। बहुत सारे विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़ करके इस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। पर जब अचानक से इस आंदोलन को वापस ले लिया गया तो युवा के सामने कोई रास्ता नहीं था, और जो युवा वर्ग के लोग होते हैं उनके पास ज्यादा धैर्य नहीं होता, ज्यादा पेशेंस नहीं होता है। वो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, क्विक एक्शन में वो बिलीव करते हैं। और इसका कारण ये हुआ कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अब उसको ये महसूस होने लगा कि ये जो जन आंदोलन है, जो शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाता है, इससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं। इसलिए अगर इस देश में बदलाव लाना है तो सबसे जो सही तरीका है वो है क्रांतिकारी आंदोलन, सशस्त्र आंदोलन। तो ये इसके पीछे एक बड़ा कारण था। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठना शुरू हो गया था। राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल। कांग्रेस को जो सबसे महत्वपूर्ण नेता थे इस समय महात्मा गांधी थे। इस आंदोलन का नेतृत्व भी गांधी जी के द्वारा किया गया था। पर जैसे ही ये आंदोलन वापस लिया तो न केवल युवा नाराज थे बल्कि दूसरे नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता, वो भी गांधी जी की कार्यशैली से नाराज थे। और लोगों को अब ये महसूस होने लगा कि ये लोग किस तरह से आंदोलन चलाएंगे। हम इन लोगों पे भरोसा करते हैं, ये लोग खुद ही आंदोलन को वापस ले लिए। तो जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो राष्ट्रीय नेता है, उन पर सवाल उठना शुरू हो गया और युवा चाहते थे कि एक वैकल्पिक रास्ता दिया जाए, एक वैकल्पिक संगठन इन लोगों को पहुंचाया जाए, जिस संगठन की मदद से राष्ट्रीय आंदोलन को फिर से जगाया जा सकता है। और वो आंदोलन कौन सा हो सकता है? वो आंदोलन हो सकता है क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन। तो विकल्प के अभाव के कारण भी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन का शुरुआत होता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया तो कांग्रेस के अंदर विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गया। कांग्रेस में दो दल बन गए, एक तरफ वो लोग जो परिवर्तन चाहते थे और एक वो लोग जो परिवर्तन नहीं चाहते थे।
तो जो लोग परिवर्तन चाहते थे उनका जब कांग्रेस के बाकी सदस्यों से बातें नहीं बना तो अंत में स्वराज पार्टी का नेतृत्व हुआ और स्वराज पार्टी ने नेतृत्व लिया कि वो सरकार का हिस्सा बनेंगे, ब्रिटिश सरकार का हिस्सा बनेंगे, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव का इलेक्शन होने वाला था 1923 ईस्वी में, उसमें भाग लेंगे। पर युवा वर्ग को स्वराजवादियों की जो कार्यशैली है वो कार्यशैली भी नहीं पसंद आया और इसके वजह से युवा वर्ग अपना एक अल्टरनेट संगठन तैयार करने का कोशिश किया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्वराजियों ने काम किया, स्वराजी का नेतृत्व पर विश्वास नहीं था, विश्वास नहीं। इसके पीछे एक कारण ये भी है। दूसरे तरफ अगर हम ये समझें कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या हो रहा था, तो जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो दुनिया में हुआ वो ये कि रूस में एक नई तरह की विचारधारा उत्पन्न हुआ और वो विचारधारा था किस तरह की, तो साम्यवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा। तो रूस में जो सोवियत क्रांति हुआ था या बोल्शेविक रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, रूस की जो सोवियत रूसी क्रांति, रूसी क्रांति का भी प्रभाव भारत के लोगों के अंदर ठीक ठाक पड़ रहा था। रूसी क्रांति में वहां के लोगों ने क्रांति के द्वारा जो रूस के जार हैं, जो निरंकुश शासक थे, उनको हटाया और रूस में एक नए तरह की राजनीतिक विचारधारा की शुरुआत होती है, राजनीतिक तरीके की शुरुआत होती है। इससे भी बहुत सारे युवा प्रभावित थे और वो चाहते थे कि अगर देश में बदलाव लाना है तो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ही ये बदलाव आ सकते हैं। दूसरी तरफ इस समय बहुत सारे उपन्यास लिखे जा रहे थे, बहुत सारे पुस्तक लिखे जा रहे थे और इन पुस्तक के माध्यम से, इन उपन्यास के माध्यम से युवाओं को राष्ट्रवाद से जोड़ा जा रहा था, क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया जा रहा था। तो देश के अंदर जो नए तरह की विचारधारा किताबों के माध्यम से फैलाया जा रहा था, उसका भी जो है राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन का आधार बना और इस दौरान कई सारे किताब लिखे गए। पुस्तकों, अगर हम उपन्यासों को देखें, पुस्तकों एवं उपन्यास, तो इस दौरान दो उपन्यास देखने को मिलता है। एक तो सचिन सन्याल का बंदी जीवन, सन्याल का बंदी जीवन, और दूसरा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का पाथेर दाबी। तो ये जो दो उपन्यास इस समय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, जो युवाओं के अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या कर रहा था कि मजबूत कर रहा था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण था जिसके वजह से 1920 के दशक में हम देखते हैं कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय होता है और कई सारे संगठन बनाए जाते हैं और इस संगठन के माध्यम से फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना है या क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, इसमें कौन कौन संगठन बनाए गए और किस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। देखिए, सबसे पहले अगर हम ये देखें कि क्रांतिकारियों के द्वारा कौन संगठन बनाया गया, तो एक संगठन बनाया गया HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी का गठन किया गया कब? अक्टूबर 1924 में, अक्टूबर 1924
1924 में कहां पे? कानपुर में। कानपुर में एक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया गया जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसका गठन किया गया अक्टूबर 1924 में। अगर हम इसके नेतृत्व की बात करें कि इसके नेतृत्व में कौन थे या इनमें शामिल कौन थे, अगर इसके नेता की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रमुख रूप से थे राम प्रसाद बिस्मिल, संस्थापक, फाउंडर। राम प्रसाद बिस्मिल, उसके बाद सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सन्याल और योगेश चंद्र चटर्जी। तो इन लोगों के द्वारा एक संगठन बनाया जाता है जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसका स्थापना हुआ था अक्टूबर 1924 में कानपुर में। प्रमुख संस्थापक में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, ये सब थे। और उसके बाद इसका क्या उद्देश्य क्या था इस संगठन का? अगर हम उद्देश्य की बात करें तो चूंकि ये संगठन क्रांतिकारियों के द्वारा बनाया गया था, तो क्रांतिकारी सशस्त्र विद्रोह में, आर्म्ड रिबेलियन में विश्वास करते थे। उसका मानना था कि शांतिपूर्ण तरीके से आज़ादी नहीं मिल सकती है, आज़ादी के लिए बलिदान देना है और हमें संघर्ष करना है। जो ब्रिटिश सरकार है इससे हमें लड़ाई लड़नी है, बंदूक से, गोलियों से, इस तरीके से आज़ादी मिल सकती है। तो इसका ये था कि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक शासन का अंत, औपनिवेशिक शासक का अंत, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक शासन का अंत करना है और भारत में क्या बनाना है, और भारत को बनाना है जिस तरह से यूएसए था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, उसी तरीके से भारत को यूएआई बनाना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बनाना है। भारत को राज्यों का संघ बनाना है। भारत में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का गठन होगा और भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसका ये उद्देश्य था। एक और था कि सभी को वयस्क मताधिकार दिया जाएगा। वयस्क मताधिकार दिया जाएगा और वयस्क मताधिकार के माध्यम से चुनाव होगा और चुनाव के जरिए एक सरकार का गठन किया जाएगा, जो सरकार लोकतांत्रिक तरीके से काम करेंगे, लोगों के मांगों को सुनेंगे। तो ये प्रमुख उद्देश्य था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, जो एक क्रांतिकारी संगठन था जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास करते थे। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे युवाओं को जोड़ा भी, और इसके द्वारा जो प्रमुख चीजें किया गया वो था काकोरी कांड, जिसको वर्तमान समय में काकोरी एक्शन कहा जाता है। ये हम आगे समझेंगे। पर एक चीज याद रखिए कि ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, यही बाद के वर्षों में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया, जब इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी जुड़े। तो हुआ क्या कि 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक सम्मेलन हुआ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। अब देखते हैं कि जो HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, ये किस तरह से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में बदलता है। तो हुआ क्या कि दिसंबर 1928, इसका नाम था हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी है, ये बाद के वर्षों में एक नए संगठन के रूप में परिवर्तित हो जाता है जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो होता क्या है कि दिसंबर 1928 में जो स्थान की बात करें तो फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली, दिल्ली में क्या होता है कि एक मीटिंग होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, और इसमें भाग लेते हैं कौन कौन? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद सुखदेव, सुखदेव और कई क्रांतिकारी नेता भाग लेते हैं, भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा पीटीसी, और ये लोग ये निर्णय लेते हैं कि अब हम क्या करेंगे। इन लोगों का जो उद्देश्य था, अगर हम उद्देश्य को समझें कि इसका उद्देश्य क्या था इस संगठन का, तो सबसे पहले ये लोग सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास करते थे। सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व का मतलब हो गया कि इस संगठन का कोई एक नेता नहीं होगा, बल्कि इसका नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व के जरिए किया जाएगा, और जो चीज सही लगेगा सब लोग मिलजुल करके उस पर निर्णय लेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य था कि औपनिवेशिक शासन को अंत करके समाजवाद का स्थापना करना। रूसी क्रांति के बाद दुनिया भर में जो समाजवाद की विचारधारा है वो तेजी से फैल रहा था, और भारत के अंदर भी ये विचारधारा युवाओं के अंदर बैठ रहा था, और लोगों को लग रहा था कि समाजवाद ही एक तरीका है जिसके द्वारा समानता स्थापित किया जा सकता है समाज में। तो जो HSRA है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसका भी मेन काम यही था कि हम समाजवाद लाएंगे भारत में, और उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि क्रांतिकारी आंदोलन के जरिए पहले औपनिवेशिक शासन को अंत करना है। अब हम समझते हैं कि ये जो संगठन थे, चाहे वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करें, जो बाद के वर्षों में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया, इसके द्वारा किस तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम दिया गया, इन चीजों को अब हम समझते हैं। देखिए, इनके द्वारा जो सबसे पहला काम किया गया था वो था काकोरी कांड। काकोरी कांड, अब इसी काकोरी कांड को क्या कहा जाता है? काकोरी एक्शन, एक्शन कहा जाता है। ये काकोरी कांड क्या था? तो हुआ क्या कि अगस्त 1928 में क्या हुआ कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी के कुछ सदस्य ने क्या किया कि सहारनपुर से एक ट्रेन जा रहा था, कहाँ? लखनऊ। सहारनपुर से एक ट्रेन जा रहा था लखनऊ, और इस ट्रेन को क्या किया कि काकोरी नामक जगह पर लूट लिया। काकोरी नामक जगह पर लूट लिया। नहीं,
हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के जो सदस्य थे उन्होंने क्या किया कि इस ट्रेन को लूट लिया, क्योंकि इसमें सरकार की बहुत सारे खजाने जा रहे थे, बहुत सारे धन संपत्ति इस ट्रेन के माध्यम से सहारनपुर से लखनऊ भेजा जा रहा था। और किसी भी क्रांतिकारी संगठन को चलाने के लिए पैसा की जरूरत होता है, धन की आवश्यकता होता है। तो इन लोगों ने लूट का सहारा लिया और जो सरकारी संपत्ति लेके जा रहे थे उन्होंने ट्रेन को लूटा और सरकारी संपत्ति को लूटने में सफल हो गया। पर इसके बाद सरकार ने कार्रवाई शुरू किया और कई सारे लोगों को इन्होंने क्या किया, लूट लिया, खजाना लूटा गया, सरकार के द्वारा कार्रवाई किया गया। सरकार का कार्यवाही, सरकार की कार्रवाई में क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। लोगों की, माफ करना, अगस्त 1925 की यह घटना है, अगस्त 1925 में हुआ था। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन लोगों में से जो 4 प्रमुख लोग थे, जिनमें कि सचिन सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, खां, राजेंद्र लाहरी, और रोशन सिंह। इन चारों व्यक्ति को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। नहीं तो इस तरीके से क्रांतिकारियों ने अपना पहला घटना को अंजाम दिया 1925 में। इन्होंने ट्रेन लूटा, पर इसमें बहुत सारे जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे उनके सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और कुछ सदस्यों को फांसी दे दिया गया। इसके वजह से जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी है वो कमजोर पड़ गया, पर बाद के वर्षों में इनमें नए सदस्य भी जुड़े और ये संगठन फिर से मजबूत हुआ। इसके बाद जब 1928 में इसका नाम परिवर्तित होकर के बन गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ कि जॉन सैंडर्स की हत्या किया गया। तो अब हम समझते हैं कि सैंडर्स की हत्या किस तरह से किया गया। जॉन सैंडर्स की हत्या। जॉन सैंडर्स की हत्या। तो जॉन सैंडर्स की हत्या किस तरह से किया गया, कहां पे किया गया, लाहौर में। लाहौर में किया गया। कब, दिसंबर 1928। इसके पीछे का क्या कारण था इसको समझते हैं। देखिए 1927 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन के विरोध में पूरे देश के अंदर जगह जगह पे विरोध हो रहा था। क्योंकि साइमन कमीशन के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि साइमन कमीशन एक ऐसे एक्ट था जिसमें एक भी भारत के लोग उसमें शामिल नहीं थे, और इस कमीशन का काम था किस तरह से भारतीय लोगों को स्वशासन देना है, भारत में स्वराज किस तरह से देना है, इसके लिए निर्णय करना। पर इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, सभी ब्रिटिश लोग थे, सभी गोरे लोग थे, और इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। तो उसी के नाम पे इस कमीशन का नाम पड़ा था साइमन कमीशन। तो हुआ क्या कि पूरे देश के अंदर हर जगह विरोध हो रहा था, और सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था पंजाब में। और पंजाब में जो विरोध मार्च निकल रहा था, इसका नेतृत्व कर रहा था लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय का क्या होता है कि लाला लाजपत राय जो विरोधी
संगठन थे या जो लोग सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहा था। इसी कारण से क्या हो गया कि एक पुलिस अधिकारी ने आदेश दिया और बहुत सारे लोगों को पीटा गया। इनमें लाला लाजपत राय को भी पीटा गया और पिटाई के वजह से कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया। लाठी चार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु। अब देखिए, चूंकि लाला लाजपत राय पंजाब के एक सम्मानित नेता थे जिसको युवा भी अपना आदर्श मानते थे, तो युवाओं को इस चीज से बहुत दुख हुआ और इन्होंने क्या किया कि बदला लेने का निश्चय किया। तो इसी कारण से क्या हो गया कि 17 दिसंबर 1928 को क्या किया गया कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु जॉन सैंडर्स की हत्या किया गया। जॉन सैंडर्स की हत्या, इसमें शामिल कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु। देखिए, इन्होंने इसलिए हत्या किया क्योंकि यही पुलिस अधिकारी क्या किया था कि लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का आदेश दिया। पर इन क्रांतिकारियों के से एक गलती हो गया कि जो लाठीचार्ज का आदेश दिया था वो जॉन सैंडर्स नहीं दिया था, बल्कि एक दूसरा अंग्रेज अधिकारी ही थे, जेम्स स्कॉट, उसके द्वारा दिया गया था। जेम्स स्कॉट के द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दिया गया था, पर इन लोगों ने जॉन सैंडर्स की हत्या कर दिया। तो इस तरीके से सैंडर्स की हत्याकांड हो गया। और जब सैंडर्स की हत्या हुआ तो इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना हुआ, वो था केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट। केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है उस पर बम फेंका गया था इन क्रांतिकारियों के द्वारा। ये घटना कब का है? ये घटना है अप्रैल 1929 का। अप्रैल 1929 में क्या हो गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, इसमें दो बिल पास हो रहा था। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल, एक बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल और एक बिल था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। जो पब्लिक सेफ्टी बिल था, इस बिल के जरिए भारत के अंदर जो समाजवादी विचारधारा फैल रहा था, इन समाजवादी विचारधारा को खत्म करने का प्रयास था। नहीं, समाजवादी विचारधारा को खत्म करने का प्रयास। और ये जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, इसमें मजदूर के अधिकारों को सीमित किया जा रहा था। मजदूर के अधिकारों को सीमित किया जा रहा था। तो जो पब्लिक सेफ्टी बिल था, पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए भारत के अंदर जो समाजवादी विचारधारा था, ये तेजी से फैल रहा था और बहुत सारे युवा वर्ग इससे प्रभावित भी था। तो ब्रिटिश शासन को लगता था कि भारत के अंदर अगर समाजवादी विचारधारा अधिक फैल जाएगा तो सरकार को दिक्कत होगा, क्योंकि रूस समाजवाद को प्रोत्साहित कर रहे थे दुनिया भर में।
और दूसरा जो मजदूर वर्ग है जो काम करने वाले लोग थे, उसके कई सारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा था, काम के घंटे बढ़ाए जा रहे थे। तो पब्लिक ट्रेड डिस्प्यूट बिल क्या हो रहा था, पास हो रहा था। इस दौरान घटनाक्रम क्या हो गया। अब देखिए बम विस्फोट के पीछे का उद्देश्य क्या था। अगर हम उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, तो पहला चीज ये था कि ये जो बम फेंका गया था किसी की हत्या करने के लिए नहीं फेंका गया था, बल्कि खाली बेंचों पर फेंका गया था। और इसलिए फेंका गया ताकि ये सरकार को बता सके कि युवा वर्ग सरकार से असहमत है, सरकार के कार्यों से असहमत है, इसलिए सरकार को इन लोगों की आवाज को सुनना चाहिए। नहीं, तो ये हत्या करने के लिए नहीं फेंका गया था, हत्या करने के प्रयास नहीं, बल्कि इसलिए फेंका गया ताकि सरकार को ये बताया जा सके कि सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो काम करने के तरीके हैं, उससे भारत के लोग सहमत नहीं है। इसके साथ साथ जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी युवा थे या जो क्रांतिकारी संगठन का नेतृत्व कर रहे थे, इन लोगों का ये मानना था कि चूंकि जनता में ये अफवाह फैल रहा है कि युवा जो है वो क्रांतिकारी घटनाओं को तो अंजाम दे देते हैं और अपना फरार हो जाते हैं, पलायन हो जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, और इसके बाद सरकार क्या करते हैं कि लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, लोगों पर दबाव डालते हैं। तो इन्होंने ये प्रयास किया कि ये चीज करके क्या किया जाएगा कि गिरफ्तारी दिया जाएगा, यानी कि गिरफ्तार हो जाएंगे और गिरफ्तार होने के बाद जब इस पे कोर्ट ट्रायल होगा, जब अदालत में इस पर मामले चलेंगे, तो इस पे जो चलाए जा रहे हैं मामले, इसका क्या होगा कि न्यूज़पेपर में, अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे ये जनता के पास अपने विचारधारा को आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ये काम किया गया था। हालांकि देखिए, जब ये बम फेंका गया केंद्रीय विधानसभा में, तो बम फेंकने के बाद जो इसमें सुखदेव थे और भगत सिंह थे, इनके पास बहुत ज्यादा टाइम था, ये आसानी से वहां से निकल सकते थे, पर इन्होंने वहां से निकला नहीं, बल्कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे जब तक ना कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जब इन पे इनको गिरफ्तार किया गया तो फिर इस पे इस बम कांड के बाद क्या हो गया कि इस पे कार्रवाई हुआ। अगर हम बम कांड के बाद की गतिविधियों को देखें, बम कांड के बाद की गतिविधि, तो क्या हो गया कि जो गिरफ्तार किए गए थे भगत सिंह, राजगुरु, इन सब पे लाहौर षड्यंत्र कांड के नाम से केस चलाया गया। लाहौर षड्यंत्र नाम से मुकदमा चलाया गया और इसमें 3 व्यक्ति को फांसी दे दिया गया। एक तो भगत सिंह, दूसरा राजगुरु और तीसरा जो व्यक्ति थे सुखदेव। इन तीनों व्यक्ति को क्या किया गया कि 23 मार्च इन लोगों को फांसी दे दिया गया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को। और जिस दिन इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दिया गया 23 मार्च 1931 ईस्वी को, इसी दिन को मनाया जाता है शहीदी दिवस।
शहीदी दिवस। देखिए, एक होता है शहीदी दिवस और एक होता है शहीद दिवस। शहीद दिवस जो है, शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी की हत्या के दिन। महात्मा गांधी की हत्या कब किया गया था? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 इसी दिन किसकी हत्या किया गया था? गांधी की हत्या। तो जिस दिन गांधी जी की हत्या किया गया था उस दिन को मनाया जाता है शहीद दिवस, और जिस दिन इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दिया गया उस दिन मनाया जाता है शहीदी दिवस। जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया तो पूरे देश के अंदर लोगों ने इनके सम्मान में मार्च निकाले और सरकार के विरुद्ध कई जगह पे विरोध प्रदर्शन भी किया गया। बाद के वर्षों में हम देखेंगे कि किस तरह से जब महात्मा गांधी जो इस समय अपना आंदोलन चला रहे थे तो गांधी जी का भी कई जगह पे विरोध किया गया और ये माना गया कि गांधी जी सही तरीके से इन क्रांतिकारियों को बचाने के लिए प्रयास नहीं किया। इसके कुछ समय के बाद जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नेता थे इस संगठन का, चंद्रशेखर आजाद, उसका भी हत्या हो गया। सॉरी, चंद्रशेखर आजाद के साथ क्या हुआ? देखिए, चंद्रशेखर आजाद इन क्रांतिकारियों में से सबसे महत्वपूर्ण थे और इन्होंने ये कहा था कि कोई भी ब्रिटिश शासक या ब्रिटिश अधिकारी उनको जब तक वो जिंदा है नहीं पकड़ पाएंगे। तो क्या हो गया कि फरवरी 1931 में क्या हो गया कि इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क, यहाँ पे क्या हो गया कि पुलिस से मुठभेड़ हुआ। और जब चंद्रशेखर आजाद को ये महसूस होने लगा कि अब उसके पास न तो गोलियां बची है और न कोई रास्ता है यहाँ से निकलने का, तो उन्होंने खुद ही गोली मार ली और इस तरीके से वो भी शहीद हो गया। तो इन घटनाओं के बाद जो क्रांतिकारी गतिविधियां था वो कमजोर पड़ गया, क्योंकि जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी सदस्य थे उनकी या तो मृत्यु हो गई या वो हत्या कर लिए। इस तरह से ये संगठन धीरे धीरे बिखरना शुरू हो गया। पर इसी दौरान बंगाल में भी कुछ घटनाएं हुई। हम ये समझते हैं कि बंगाल के अंदर किस तरह से क्रांतिकारी घटनाएं चल रही थी जब भारत के अन्य हिस्से में 1920 के दशक में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा था। देखिए, जो बंगाल है, जब 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ तो क्या हो गया कि सीआर दास ने शुरू किया था स्वराज पार्टी और स्वराजी आंदोलन शुरू हो गया। और चूंकि सीआर दास बंगाल से थे तो बहुत सारे युवा इनसे जुड़े हुए थे और ये स्वराजी आंदोलन जब चल रहा था तो उसके सदस्य भी बने। पर होता क्या है कि सीआर दास की मृत्यु हो जाता है कब? 1925 में। 1925 में सीआर दास की मृत्यु। और सीआर दास की मृत्यु के बाद जो लोग इनसे जुड़े हुए थे, जो इनके साथ जुड़े हुए थे, वो दो ग्रुप में बढ़ जाता है। एक ग्रुप का नेतृत्व करता है जो अनुशीलन समिति वाले पुराने संगठन थे, अनुशीलन समिति। और एक तरफ होता है युगांतर समूह, युगांतर समूह। जो अनुशीलन समिति है, अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे कौन? जे.एम. सेनगुप्ता, जे.एम. सेनगुप्ता। और जो युगांतर समूह थे इसके नेतृत्व किए सुभाष चंद्र बोस,
सुभाष चंद्र बोस। तो बंगाल के अंदर जो राष्ट्रवादी आंदोलन है वो दो ग्रुप में बंट जाता है। एक का नेतृत्व करता है जे.एम. सेनगुप्ता और दूसरे समूह का नेतृत्व करता है सुभाष चंद्र बोस, और इस तरह से क्रांतिकारी घटनाएं शुरू होती है। बंगाल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुआ 1920 के दशक में वो था चटगांव शस्त्रागार लूट, जो सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। चटगांव शस्त्रागार लूट। तो ये जो चटगांव शस्त्रागार लूट है ये किसके द्वारा किया गया? अप्रैल 1930 में। अप्रैल 1930 में किया गया था। किसके द्वारा? तो इस लूट की योजना कौन बनाया था? सूर्यसेन ने इसका नेतृत्व किया था और योजना बनाया था। अगर हम सूर्यसेन की बात करें तो इसको मास्टर दा भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है मास्टर दा। और सूर्यसेन जो है चटगांव राष्ट्रीय विद्यालय के शिक्षक थे। चटगांव राष्ट्रीय विद्यालय के शिक्षक थे, इसीलिए इसको मास्टर दा भी कहा जाता है। और अगर हम सूर्यसेन की बात करें तो असहयोग आंदोलन में ये काफी सक्रिय थे। असहयोग आंदोलन में सक्रिय इसके द्वारा क्या किया गया कि चटगांव शस्त्रागार का लूटा गया, जिसके पीछे का उद्देश्य क्या था कि जब हम शस्त्रागार को लूटेंगे तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र बरामद होगा, हमारे पास आएंगे, और इस शस्त्रों के उपयोग करके हम एक सशस्त्र क्रांति चलाएंगे। सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना। औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना। और ये लोग सफल भी हुए, और वहां पे क्या किया कि शस्त्रागार को लूटने के बाद उस हिस्से को अपने अधीन भी कर लिया और वहां पे तिरंगा झंडा भी फहराया। पर कुछ वर्षों के बाद जो ये सूर्यसेन है इसको गिरफ्तार किया गया और इसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया और फिर इनको फांसी दे दिया गया। सूर्यसेन का क्या हो गया कि फरवरी 1933 में गिरफ्तार किया गया। फरवरी 1933 में गिरफ्तार किया गया और अगले वर्ष यानी कि 1934 में इनको फांसी दे दिया गया। पर एक चीज ध्यान में रखिए कि बंगाल के अंदर जो क्रांतिकारी घटना है ये खास इसलिए भी था क्योंकि इस क्रांतिकारी घटनाओं में बहुत सारे युवतियां भाग ली थी। बहुत सारे लड़कियां जो स्कूली छात्राएं थी या कॉलेज में पढ़ती थी वो सब इन क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुई और कई बहुत प्रसिद्ध भी हुई। हम इनके बारे में अब समझते हैं। इनमें से एक कौन थी? प्रीतिलता। अगर हम ये देखें कि बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों में
शामिल युक्तियां। तो बंगाल के अंदर जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, इसमें युक्तियां किस तरीके से भाग लेती, इसके विषय में हम आगे समझेंगे। तो इनमें सबसे पहले नाम जो आती है प्रीतिलता वाडेदार का नाम आता है। ये प्रीतिलता वाडेदार जैसी क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान ये शहीद हो गई थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान ये शहीद हो गई। और अगर हम दूसरे की बात करें तो और कौन कौन थी, तो उसके बाद कल्पना दत्त सूर्यसेन की सहयोगी थी। तो जब सूर्यसेन को गिरफ्तार किया गया तो इसको भी गिरफ्तार किया गया। सूर्यसेन को तो फांसी दे दिया गया, पर इसको आजीवन कारावास का सजा दिया गया। आजीवन कारावास की सजा। इसके साथ और अगर युक्तियों की बात करें तो एक थी सुनीति चौधरी, और दूसरा कौन थे, दूसरा थे शांति घोष। इसके द्वारा दिसंबर 1931 में जो वहां के जिला अधिकारी थे, जिला अधिकारी की हत्या। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो क्रांतिकारी आंदोलन है जो 1920 के दशक में हुआ, वो भारत के अलग अलग भागों में हुआ और अलग अलग तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को समाप्त कर देश को आजाद कराने की और लोकतंत्र लाने का प्रयास किया। बंगाल के अंदर भी कई सारी क्रांतिकारी घटनाएं हुई, जिनमें कि युवतियां भी भाग ली, जो स्कूली छात्राएं थी वो भी भाग ली, और इन लोगों ने प्रयास किया कि भारत को एक स्वतंत्र देश बनाया जाए औपनिवेशिक शासन को समाप्त करके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम समझेंगे साइमन कमीशन के बारे में कि किस तरह से 1927 में साइमन कमीशन आया, भारतीय लोग क्यों इस कमीशन से संतुष्ट नहीं थे, और फिर साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया भारतीय लोगों के द्वारा। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।